हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसओएल के स्टूडेंट्स हैं या फिर एनसी वेब के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं और वो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो भाई आप सभी के लिए आज की नई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस नई वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के यूनिट नंबर 1 की और ये क्लास नंबर 2 है। इसके अंदर हम अच्छी तरीके से आदर्शवाद और यथार्थवाद को समझेंगे। अगर आप अपनी फर्स्ट यूनिट उठा के देखेंगे तो उसके अंदर डायरेक्टली आप लोगों को दिख जाएगा कि उसके अंदर आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद है, यानी आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। तो सबसे पहली बात आप लोगों को इस पूरी यूनिट को समझने के लिए ये चीज़ समझना होगा कि भाई आदर्शवाद आखिर क्या होती है, और इसके बाद में आपको ये भी समझना होगा कि भाई यथार्थवाद जो है वो क्या होता है। आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसओएल एनसी वेब को छोड़कर चाहे इग्नू में या देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लेकिन उन्हें आदर्शवाद या यथार्थवाद में अंतर जानना है, तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे आदर्शवाद की कि भाई ये आदर्शवाद जो है वो आखिर होता क्या है। आदर्शवाद हम कहते हैं किसको है, तो भाई आदर्शवादी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे हम देखते हैं कि ये चला तो काफ़ी लंबे अरसे से चला आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। और इस आदर्शवादी व्यवस्था जो है, इस पूरी की पूरी विचारधारा का जो जनक है वो वुडरो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनको माना जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आदर्शवादी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें राज्य को एक नैतिक संस्था माना जाता है। आपको ध्यान रखना है राज्य क्या है, इसमें कहा जाता है राज्य क्या है, राज्य एक नैतिक संस्था है और राज्य क्या करता है, नैतिक नियमों को मानता है। ये किसके अनुसार है, आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार। मैं यहीं पर आप सभी के लिए एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आदर्शवादी विचारधारा का जो अपोज है वो है यथार्थवादी विचारधारा। यानी आप सब अभी समझ लीजिए कि जो यथार्थवादी जितने भी सिद्धांत शास्त्री आएंगे, चाहे वो मार्गेंतु आए या फिर आपके आगे EH कौर आए, वो सभी के सभी जो आदर्शवादी विचारधारा है इसके विरुद्ध में बोलते हैं, इससे अगेंस्ट बोलते हैं। तो जहाँ पर आदर्शवादी राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं, वहीं जो अगर हम बात करें यथार्थवाद की, तो यथार्थवादी से नैतिक संस्था नहीं मानते। आदर्शवादी का ये कहना है कि भाई आदर्शवाद क्या है, उसका कहना है कि राज्य जो है वो नैतिक नियमों को मानता है, परंतु यथार्थवाद का ये कहना है कि राज्य जो है वो नैतिक नियमों को नहीं मानता। आदर्शवाद का ये कहना है कि राज्य नैतिक नियमों को मानता है और उसके साथ ही साथ राज्यों के बीच में अच्छे संबंध बनाने के लिए शक्ति की नहीं बल्कि नैतिक मूल्य होना आवश्यक है। ये किसका कहना है, ये आदर्शवाद का कहना है कि भाई राज्यों के बीच में अगर हमें अच्छे संबंध स्थापित करने हैं तो इसके लिए शक्ति नहीं बल्कि हमें नैतिक मूल्य चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए ताकि एक दूसरे से भेदभाव ना हो और ना ही जो वर्ग है पर्टिकुलर या एक जो व्यक्ति है वो दूसरे के ऊपर क्या ना करे, अपना कब्जा ना कर ले। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि राज्य क्या करता है, वो नैतिक नियमों को मानता है। ये किसके अनुसार है, आदर्शवाद के अनुसार है, ताकि समाज में एक वर्ग दूसरे वर्ग से भेदभाव ना हो, भेदभाव समाप्त हो सके। और साथ ही साथ अगर हम इसके अंदर देखेंगे और पारस्परिक जो है वो सहयोग जो है एक दूसरे का वो भी विकसित हो सके, पारस्परिक सहयोग भी विकसित हो सके। आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ आदर्शवाद के अनुसार आदर्शवाद का ये भी कहना है कि भाई युद्धों को कानून के जरिए रोका जा सकता है। आदर्शवाद का क्या कहना है कि भाई युद्धों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, युद्धों के जरिए कानूनों के जरिए हम युद्धों को रोक सकते हैं। ये आदर्शवाद का कहना है। आप लोगों को ये याद रखना है कि कानून अगर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे कानून बना दिए देशों के लिए तो हम युद्धों को रोक सकते हैं, ये आदर्शवाद का कहना है। और उनके बीच में कानून के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छे संबंध भी स्थापित किए कर सकते हैं और युद्ध को टाल सकते हैं। अगर दो देशों के बीच में अच्छे संबंध हैं तो उनके बीच में कभी युद्ध नहीं होगा, हम ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ आदर्शवादियों का ये भी मानना है कि भाई शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना करने के लिए राजनीति के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था को भी बदलना होगा। आदर्शवादी का ये कहना है कि भाई हमें अगर पूरी दुनिया में शांति लानी है
तो हमें क्या करना होगा, राजनीतिक व्यवस्था ही चेंज नहीं करनी होगी, इसके लिए हमें आर्थिक परिवर्तन भी लाने होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आदर्शवादी विचारधारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, इस बात की खोज में ही आदर्शवाद था। वुड्रो विल्सन जी का कहना था, हम युद्ध से स्थायी रूप से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, युद्ध को कैसे टाला जा सकता है और युद्ध जैसी परिस्थितियों से कैसे बचा सकता है, ये उदारवादियों का उस समय का मुख्य दृष्टिकोण था। इसीलिए अगर हम देखें, अगर हम पूरे विश्व में हमको शांति स्थापित करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था में भी बदलाव लाना होगा, जिससे हमारे जो राज्य हैं वो क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सकें और इसी से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था को कायम कर सकते हैं। इस विचारधारा में यानी आदर्शवादी विचारधारा में राज्य किसी शक्ति या युद्धों की देन नहीं है। राज्य क्या है, किसी भी शक्ति या युद्धों की देन नहीं है। राज्य क्या है, किसी शक्ति की और ना ही युद्धों की देन है, बल्कि राज्य जो है वो लगातार विकास हुआ, यानी धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ है राज्य का। और राज्य का विकास क्यों हुआ है, जन कल्याण के लिए हुआ है, लोगों के सहयोग, आपसी परस्पर भेदभाव को खत्म करने के लिए, इसीलिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। और राज्य का नकारात्मक दृष्टिकोण इन्होंने नहीं दिखाया कि राज्य किस तरीके से एक राज्य दूसरे राज्य पे युद्ध करता है, एक राज्य के जो लोग होते हैं कैसे अपने ही देश के अंदर गरीब लोगों का शोषण करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने हाईलाइट नहीं करी है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भाई इस विचारधारा में आप लोगों को जो आदर्शवादी विचारधारा है वो क्या है, उसके अनुसार कि भाई राज्य किसी शक्ति या युद्ध की देन नहीं है, बल्कि राज्य जो है उसका विकास क्रमिक रूप से लगातार विकास हुआ है और इसका विकास धीरे धीरे मानव जन कल्याणों से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि भाई प्रमुख अब आदर्शवादी विचारक कौन कौन से हैं। तो कई सारे विचारक हैं, इसमें आपको सर्वप्रथम वुड्रो विल्सन का नाम याद रखना जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा बटनफील्ड, बर्नार्ड रसल और ऐसे बहुत सारे सिद्धांत शास्त्री रहे हैं जो अहिंसक रूप से, यानी ऐसे साधनों के कारण, ऐसी वजह से जिन उपायों को खोजने में लगे थे जिससे युद्ध से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा आदर्शवाद की सबसे बड़ी अगर हम सोच कहें तो इनका ये कहना था कि वे सभी देश जिनके हित समान होते हैं वो देश हमेशा मिलजुल के रहते हैं, कभी भी आपस में युद्ध नहीं करते। यानी जिन देशों की एक जैसी व्यवस्था, एक जैसे हित और एक जैसे दृष्टिकोण होते हैं वो कभी भी एक दूसरे से नहीं लड़ते, वो देश हमेशा मिल के चलते हैं। लेकिन हम एक चीज़ देखते हैं, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने इस बात को बिल्कुल ही हम देखते हैं हमारे सामने बिल्कुल ही अगेंस्ट में आ गई कि वे सभी देश जिनके हित सेम थे, यानी फॉर एग्जांपल यूएसएसआर जो है वहाँ पर भी तानाशाही व्यवस्था थी, और वहीं जापान की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें तो इनमें भी तानाशाही व्यवस्था थी, लेकिन इनके हित एक जैसे होते थे, इनकी सोच भी एक जैसी थी, परंतु फिर भी ये एक दूसरे से लड़े। और भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ विश्व के लगातार देश एक दूसरे का सामना करते हैं। विश्व में जितने भी देश हैं वो लगातार क्या करते हैं, एक दूसरे का सामना करते हैं और कई बार एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने, देखो कई बार हम देखते हैं जो भी जिन देशों की एक जैसी विचारधारा थी वो एक दूसरे का ज़्यादातर सहयोग करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा नहीं था। इस विचारधारा को, यानी आदर्शवादी जो विचारधारा थी वो धाराशाही कब हुई, तो आप लोगों को याद रखना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आदर्शवादी विचारधारा थी ये बिल्कुल धाराशाही हुई और नैतिक नियम, जो नैतिक सिद्धांत था वो बिल्कुल ही धाराशाही हो गया। एक जैसे जिनकी सोच थी वो देश भी आपस में लड़े, आप लोगों को ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ आदर्शवादी विचारधारा इस खोज में थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आखिर जो है युद्ध ये क्यों होते हैं, किन कारणों से इन युद्धों को हम टाल सकते हैं, क्या कारण है, अगर उन कारणों को हम पहचान लें तो हम युद्ध से बच सकते हैं, और युद्ध से कैसे स्थायी रूप से छुटकारा पाया जा सकता है, और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से शांति जो है वो स्थापित की जा सकती है। वो इस बात पर, इस खोज पर बिल्कुल ही लगे हुए थे। हम आगे चल के देखते हैं, जो ये आदर्शवादी विचारधारा है यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वुड्रो विल्सन, उन्होंने 1914 का जो रंगमंच था, ये 1914 का रंगमंच क्या है आप लोगों को ये याद रखना है। जो रंगमंच है, इस रंगमंच के अंदर उन्होंने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, उन्होंने क्या किया था कि भाई उन्होंने यूएन
यानी राष्ट्रसंघ, इसकी स्थापना पे जोर दिया था और अपने पेरिस शांति सम्मेलन में उन्होंने अपने 14 सूत्र रखे थे और विश्व को आगे आधुनिक जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद में विश्व को कैसी व्यवस्था कायम करनी चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने पूरी दुनिया को सजेशन दिया। तो ये 14 सूत्रों में से एक जो है राष्ट्रसंघ का निर्माण भी था और आगे चल के युद्ध से किस तरीके से हम छुटकारा पा सकते हैं ऐसे कई उपाय इसके अंदर शामिल थे। अगर आप लोगों को ये 14 सूत्र जानने हैं कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति जो वुडरो विल्सन थे उन्होंने कौन से 14 सूत्र दिए थे, तो इसको लेकर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो वीडियो बहुत पसंद आई है और बहुत सारा उनमें आप सभी का प्यार भी मिला है और आशा करता हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि भाई किस तरीके से यथार्थवादी जो व्यवस्था है वो आदर्शवादी व्यवस्था से भिन्न होती है। यथार्थवाद की क्या क्या विशेषता है या यथार्थवाद की क्या क्या सोच है उसको हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे जो आप लोगों को अभी जल्दी मिल जाएगी। अगली वीडियो आप लोगों के लिए वही आएगी। तो चलेगा इस वीडियो का और साथ ही साथ आपके जो 4th सेमेस्टर का जो प्लेलिस्ट है वो हमारी ओर से बना दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए और साथ ही साथ अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। इस जो ये पूरा का पूरा जो नोट्स है ये आपके लिए फेयर भी होएगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को अलग से भी समझाया जाएगा, जिसके अंदर मैं सेपरेटली आप लोगों को यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों को एक साथ समझाऊंगा। पहले मैं अलग अलग समझाऊंगा, जैसे आपने अभी आदर्शवाद समझा, अब ऐसे ही मैं आप लोगों को यथार्थवाद समझाऊंगा, फिर दोनों को कंबाइन करके आप लोगों को किस तरीके से लिखना है एग्जाम में आप लोगों को वो भी समझाया जाएगा। चलेगा आशा करता हूँ आज की इस नई वीडियो से आप लोगों को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। जय हिंद, जय